अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म का इंतख़ाब हुआ और वो है शहबाज़ शरीफ़ साहब। ये उनका सेकंड टेन्योर है एज़ ए वज़ीर-ए-आज़म। वो उससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं जब इमरान ख़ान को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकाला गया था और 2 सीटों के बस इज़ाफ़े से शहबाज़ शरीफ़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने थे मार्च 2022 में। बहरहाल वो एक 16 साल की उन्होंने हुकूमत की और 16 साल की हुकूमत कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर एक बहुत बड़ा बैगेज था, जिसको लेकर वो इंतखाबात में गए और इंतखाबात में उन्हें वाक़ई बहुत बुरी जो है ना वो मार पड़ी थी। वो अलग बात है कि पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम इतना वीक है, पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम इतना धांधली ज़दा है कि और इतना गैर यकीनी है कि एक ऐसी जमात जो दूसरे नंबर पर आई थी क्योंकि तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी थी और पहले नंबर पर पीटीआई लेड इंडिपेंडेंट जो हैं वो बड़ी तादाद में जीते थे ये इलेक्शन, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने गठजोड़ किया और उन्होंने हुकूमत बना ली और आज हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शहबाज़ शरीफ साहब एक दफ़ा फिर बन जाते हैं। बहरहाल उन्होंने जो अपनी ओपनिंग स्पीच की वो उसी तरह की एक रवायती स्पीच थी जो हर पॉलिटिशियन आकर जो है वो करता है। मुझे याद है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे उन्होंने भी इस तरह की बौंगियाँ मारी थी। उन्होंने भी कहा था कि जी रोने-रोए थे कि जी ऑपोज़िशन में मतलब हमारे साथ ये हुआ, लोग मुल्क को लूट कर ये खा गए। उनका तो ख़ैर पहला टेन्योर था। उनके पास तो ऐसी कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं थी जिसको वो कह सकते कि जी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ हुई जो कि आजकल वो बातें करते हैं। बहरहाल उन्होंने उस वक़्त लत्ते जो लिए थे या जो तनकीद की थी वो उस वक़्त की ऑपोज़िशन यानी जो ये शहबाज़ शरीफ़ वग़ैरह लोग थे इनके ऊपर कर रहे थे कि किस तरह मुल्क को खा गए, चोर वग़ैरह के नारे तब भी लग रहे थे। और आज भी हम उसी तरह के मनाज़िर हम देख रहे हैं कि पीछे बस फ़ेसेस बदल जाते हैं, जगहें बदल तब्दील हो जाती हैं और हमारे रवैये, हमारे एटीट्यूड, हमारा काम करने का अंदाज़, हमारा पार्लियामेंट में रिप्रेज़ेंटेशन का अंदाज़ बिल्कुल वही रहता है जो हमेशा से था। तो होना तो ये चाहिए था कि कुछ शहबाज़ शरीफ़ साहब इस कौम को जो इस वक़्त इतनी इन्फ्लेशन से मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक़्त अरबों-खरबों रुपए का जो है वो डेट उसके सर पर मंडला रहा है, पूरी डेट रिडन इकोनॉमी है। हमने अभी इसी फ़िस्कल ईयर में 26 अरब डॉलर जो है वो वापस करने हैं। उसका कोई ज़िक्र नहीं, कोई कोई रोड मैप नहीं कि इकोनॉमी को कैसे आगे लेकर जाया जाएगा, क्या प्लानिंग की हुई है, किस तरह से अम मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट के हवाले से क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो अपने मैनिफेस्टो की ही बात कर लेते कि वो क्या रोड मैप लेकर आए हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने रह सहकर कर भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हमें एक तो माज़ी में से ही निकलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा भई, भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर हुआ, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या हम तारीख में ही फँसे रहेंगे? क्या हम भुट्टो के जुडिशियल मर्डर ही फँसे रहेंगे? ठीक है, ये जो उन्होंने बात की है, इसका एक और इशारा भी मिलता है क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भुट्टो साहब का जो कत्ल था, यानी कि जुडिशियल मर्डर जिसे कहा जाता है, उनको जो फांसी थी, वो ज़िया-उल हक साहब ने दिलवाई थी। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि आर्मी की भरपूर इंटरवेंशन थी क्योंकि दैट वाज़ मैं ये तो नहीं दैट वाज़ नॉट द फर्स्ट मिलिट्री इंटरवेंशन, लेकिन इस लिहाज से इट वाज़ अ फर्स्ट मिलिट्री इंटरवेंशन कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये हमें नहीं भूलना चाहिए। वो पाकिस्तान के फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। वो अलग बात है कि 1971 में भी उनको अक्सरियत हालाँकि नहीं मिली थी, लेकिन उस वक़्त भी हमने देखा कि किस तरह इन्होंने अपनी ज़िद में आकर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कि मैं अवामी लीग को उनका मैंडेट नहीं दूँगा और मिलिट्री इंटरवेंशन के ज़रिए जो है खराबी पैदा की और मुल्क टूट गया। उसके बाद 1977 का जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद ये फिर बरसर इक़्तिदार आए, वो धाँधली-ज़दा इलेक्शन था। तो और उसके बाद फिर हमने देखा कि ज़िया-उल हक साहब आते हैं, फिर ज़िया-उल हक साहब एक
मिलिट्री इंटरवेंशन करके इनको रास्ते से हटाते हैं और फिर हमने वो बाकी सारी तारीख की बातें हैं जो हमें पता भी हैं। बहरहाल ये बात ठीक है, उनका इशारा इस तरफ हो सकता है क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपने भाई की भी बात की नवाज़ शरीफ साहब की कि नवाज़ शरीफ साहब को जेलों में रखा गया, उनकी बेटी को जेल में रखा गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बताया। ये वो सब लोग हैं जिन्होंने आर्मी के हाथों, पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों जो है वो मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा। बारहा नवाज़ शरीफ साहब की और 90s का जो दौर है बेनज़ीर की हुकूमत आती थी, फिर उनको निकाल दिया जाता था, फिर नवाज़ शरीफ को ले आया जाता था और ये एक सर्कस और एक रिवॉल्विंग डोर की पॉलिटिक्स हमने 90s में देखी और ये तमाम का तमाम जो है, ये मिलिट्री इंटरवेंशन की वज़ह से हुआ था क्योंकि उस वक़्त का जो आइन था, उसमें प्रेज़िडेंट को ये पावर दी हुई थी कि वो असेंबलियाँ डिसॉल्व करें और ये पावर जो थी, ये तरमीम जो थी ज़िया उल हक साहब ने करवाई थी आइन में ताकि वो प्रेज़िडेंट भी थे और आर्मी चीफ़ भी थे और वो चाहते थे कि उनके हाथ में ये ऐसी पावर हो कि वो असेंबलियों को जब भी अगर उन्होंने बनाने का सोचना था, तो वो उनको डिसॉल्व कर सकें और हमने देखा कि अ 90s का जितना भी दौर था, जितने भी प्रेज़िडेंट्स आए, वो फ़ौज के साथ मिल जाते थे और वो अपनी ही हुकूमतों को चलता करते थे। तो बहरहाल ठीक है, उन्होंने ये इशारा किया है और फ़ौज को बताने की कोशिश की है कि आप लोगों की इंटरवेंशन की वज़ह से, आप लोगों की दखल-अंदाज़ी की वज़ह से, आप लोगों की ये जो आप लोग एक पॉलिटिशियंस को जो है वो एक सर्कस की तरह आप लोग उनको यूज़ करते हैं, जोकर्स की तरह आप यूज़ करते हैं पॉन की तरह आप यूज़ करते हैं, उसकी वजह से मुल्क जो है वो तरक्की तो नहीं कर सका। हाँ, हमने तारीख़ ये ज़रूर लिखी है कि ब ब एक आप समझ लें कि मज़लूम पॉलिटिशियंस हैं, हालाँकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस को सबसे ज़्यादा ज़लील किया जाता है, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस को सबसे ज़्यादा बेइज़्ज़त किया जाता है, उनका सबसे ज़्यादा मज़ाक उड़ाया जाता है और वो तमाम लोग जो ये तमाम कार्रवाइयाँ करके क्योंकि करप्शन के चार्जेस खाली उन्हीं पे लगते हैं, उन्हीं पे केसेस होते हैं। हमने नहीं देखा कि जुडिशरी के ऊपर कोई केस हुआ हो, हालाँकि अभी आप देखें कि इतना बड़ा एक वाक़या होता है कि मज़ाहिर अली नकवी साहब जो हमारे जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो रिज़ाइन कर गए, जिनके खिलाफ 10 रेफ़रेंसेस थे और उनको मक्खन में बाल की तरह निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि एक जज जो रिज़ाइन करके चला जाए, बेशक वो करप्शन में मुलव्विस हो, लेकिन उसके कंडक्ट्स के ऊपर आर्टिकल 209 अप्लाई नहीं होता। तो हमारा आइन ही हमारे एलीट्स की करप्शन को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो बहरहाल बातें उन्होंने शहबाज़ शरीफ़ साहब का इशारा जिस तरफ था वो बिल्कुल अपनी जगह बजा है, लेकिन ये मौका ये बातें तो हम और भी वक़्त में कर सकते हैं और इन बातों का कितना ही असर होगा। चलें उनको थोड़ी ये बातें करने के बाद वो कोई रोड मैप ही बता देते, कोई चीज़ कोई अवाम को कोई हौसला दे देते कि वो आगे की तरफ क्योंकि इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी है लोगों की ज़िंदगियों में, पाकिस्तानियों की, वो होप की है, हमारे पास होप नहीं है। हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये मुल्क किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है या किस डायरेक्शन में जाएगा। हमारे पास बस एक ही खबर है कि आईएमएफ का प्रोग्राम चलना है। आईएमएफ के अभी आप देखें कि पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल वालों ने कहा है कि जी, पाकिस्तान को 5 साल के आईएमएफ प्रोग्राम की ज़रूरत है, यानी कि किसी को कोई शर्म हया है ही नहीं। पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल वाले बजाए इसके कि कोई अल्टरनेटिव रोड मैप दें, हुकूमत को कहें कि हमारे साथ बैठें, हम कोई बिज़नेस प्लान बनाते हैं जो पाकिस्तान को चलाने के लिए अपने बेल्ट टाइटन करते हैं, ऑस्टेरिटी ड्राइव के ज़रिए मुल्क को आगे लेकर जाते हैं। मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है, एक यूथ का बल्ज है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस मुल्क में, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही कबाड़खाना है कि चल ही नहीं सकता। तो थोड़ा बहुत जो चल रहा है उसके अंदर वो कहते हैं ना कि थोड़ा घी और शक्कर डालने की ज़रूरत है, तो चीज़ें शायद बेहतर हो जाएँ, लेकिन उस तरफ कुछ नहीं कोई सब अगर कोई बात करता है तो वो यही करता है कि जी हमने हमारी ज़िंदगी यही है, हम सुबह उठते हैं, शाम सोते हैं, यही हमारा एक होता है कि जी हमने किससे कितना कर्ज़ा लेना है, आईएमएफ से कब आईएमएफ ने अब आईएमएफ का नेक्स्ट प्रोग्राम कब शुरू होगा, पुराना प्रोग्राम कब खत्म होगा, नेक्स्ट ट्रेंच कब आनी है, हमारे बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर किसी को कोई फ़िक्र नहीं है, गैस के बिल बढ़ रहे हैं, कोई फ़िक्र नहीं है क्योंकि जब यूटिलिटीज़ की कीमतों में इज़ाफ़ा होता है तो समझ लें कि एक आम आदमी की कमर टूट जाती है और फिर हर चीज़ में इज़ाफ़ा हो जाता है। बहरहाल इसकी तरफ कोई भी
कोई गम वो कोई वो जैसे कहते हैं ना कि आप सिम्पैथाइज़ ही कर लेते हैं अपनी आवाम के साथ कि जी लेकिन वही उसी तरह का वो एक तकरीर थी। अब इस वक़्त उन्होंने अपने जो अपने हलीफ हैं, जो 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 जिनके हाथ पकड़ के वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, उनकी उन्होंने चलें दाद-रसी कर ली है और उनके ऊपर जो ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ है। लेकिन हम ये बात नहीं करते कि हम एज़ ए पॉलिटिशियंस कितने करप्ट रहे हैं, एज़ ए पॉलिटिशियंस हमने देखिए, एक होता है कि आपको अदालतें बरी करें और आप सुरखरू होते हैं। एक होता है कि आपने अदालतों के गले पे अंगूठा रखा है और उन्होंने आपको सुरखरू किया है। और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के जितने केसेस भी हैं, इस वक़्त आम राय यही है कि ये जो दूसरी वाली बात है कि जुडिशरी के जो है ना गले पे अंगूठा रखकर इनकी फ़ेवर में जो है वो फ़ैसले लिए गए हैं। बहरहाल पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना है और जो कुछ भी आज मंज़रनामा हमने नेशनल असेंबली में देखा, ये वही मंज़रनामा है जो हम हर दफ़ा देखते हैं। पीटीआई से एक उम्मीद थी कि उन्होंने कहा था कि हम एंटी स्टेटस को पार्टी हैं, लेकिन उन्होंने भी इसी तरह का गन मचाया था। मुझे याद है कि 2019 का जब बजट आया प्रोबेबली 2019 का बजट जब आया था, तो जितना बेहूदगी और जितनी बदतमीज़ी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने की थी नेशनल असेंबली में, जिस तरह इन्होंने बजट की कॉपियाँ फाड़ी थी, फेंकी थी, मुराद सईद साहब ने जिस तरह से लड़ाइयाँ-झगड़े किए थे, गालम-गलोच हुआ था, वो भी हमने देखा है और वो भी पीटीआई के जो मैनिफेस्टो है, पीटीआई की जो एक क़यादत का एक वादा था, उससे बिल्कुल वो मेल नहीं खाता था। बहरहाल ये जो आज नेशनल असेंबली में हुआ, ये वो अब हम लोग अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि इनको कोई क्योंकि इससे देखिए पार्लियामेंट वीक हुई है, पार्लियामेंट एक दफ़ा फिर कमज़ोर होगी और जब तक पार्लियामेंट मज़बूत नहीं होगी और जिस फ़ोर्सेस का वो नाम ले रहे हैं शहबाज शरीफ साहब या जिन फ़ोर्सेस को हम दिन-रात बुरा-भला कहते हैं कि इन्होंने पार्लियामेंट को वीक किया, इन्होंने जुडिशरी को वीक किया, इन्होंने पॉलिटिशियंस को वीक किया। हम जब पार्लियामेंट का तकद्दुस नहीं करते तो उन्हीं के हाथ हम मज़बूत कर रहे होते हैं। तो पाक बेसिकली चाहे ये पॉलिटिशियंस को पता नहीं ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि चाहे हम जो भी जो एहतजाज भी कर रहे हैं इस वक़्त, वो बेसिकली उन फ़ोर्सेस का हाथ मज़बूत कर रहे हैं जो पाकिस्तान को इसी दलदल में जो है वो चाहती है कि वो धँसी रहे और ये दलदल है डेट की, ये दलदल है कर्ज़े की, ये दलदल है एक ऐसी कौम की जो खुद इन्हिसार नहीं है, जिसके अंदर कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है और जो दिन-रात मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उसको जब चाहे जो उठता है वो हमारे पर हमला कर देता है, जो उठता है हम पे गालियाँ निकाल देता है, जो उठता है हमें बुरा-भला कह देता है। तो ख़ैर पाकिस्तान का इस वक़्त तो यही हाल है और जैसे कि सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तकदीर अगर कभी बदली, तो सिर्फ़ इसी सूरत बदलेगी कि लोग जो हैं जिन्होंने अभी एक मुज़ाहिरा तो किया है कि निकल के पीटीआई को वोट दिया है, लेकिन वो पता नहीं एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट था कि नहीं था या सिम्पैथी वोट था। लेकिन जब तक वो अपने लिए नहीं निकलेंगे, अपने हकूक़ के लिए निकलेंगे, से या इमरान खान या नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ के लिए नहीं, अपने हकूक़ के लिए नहीं निकलेंगे, तब तक मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में जो है वो हकीकी ना आज़ादी आ सकती है, ना हकीकी तरक्की हो सकती है, ना हकीकी तौर पर वो पाकिस्तान बन सकता है जो हम कहते हैं कि जी कायदे-आज़म का पाकिस्तान था। अस्सलाम वालेकुम।